व्यवस्था के अंतर्गत भारत की जो संवैधानिक योजना है उसकी तुलना अन्य जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश है उनकी संवैधानिक योजना के साथ करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन की संवैधानिक योजना की बात करते हैं। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन की संवैधानिक योजना का सबसे अधिक प्रभाव है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया, जिसका लगभग 75% भाग भारतीय संविधान में लगभग ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उसमें संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में गौरवमयी क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटेन का शासन प्रमुख होता है वो ब्रिटेन का क्राउन होता है या ब्रिटेन की महारानी होता है, जो वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है। जबकि इसके हाथ में जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं या राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं वो नाम मात्र के लिए होती हैं, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में संकेंद्रित होती है। इसी प्रकार अगर भारत के राष्ट्रपति के साथ ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तुलना की जाए या ब्रिटेन के क्राउन की तुलना की जाए तो भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए, अर्थात 5 साल के लिए। जबकि जो ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, वो एक वंशानुगत आधार पर चुना जाता है और भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है या उसे महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन का जो क्राउन या जो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है उसके ऊपर महाअभियोग जैसी कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती है। और ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है या लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली है वो मुख्य रूप से वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है और इसी प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। और ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें एक नस्ल, एक जाति और एक धर्म के ही लोग अधिकतर रहते हैं ब्रिटेन देश में। और इसमें जो स्थानीय इकाइयाँ होती हैं उन्हें कानून बनाने का हक नहीं होता है, जबकि भारत में राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं और टैक्स लगा सकते हैं। और ब्रिटेन में जो स्थानीय इकाइयाँ होती हैं उन पर जो ब्रिटिश संसद कानून बनाती है वही कानून लागू होता है। और अगर संसद के शक्तिशाली या संसद के अधिकारों की बात की जाए तो ब्रिटेन की संसद विश्व में जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी लोकतांत्रिक देशों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाया हुआ कानून या पारित कानून उसे ब्रिटेन के जो न्यायालय है उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ब्रिटेन के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें उस जो ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाया है ना तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है ना ही न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उन सभी कार्यों या कामों को कर सकती है जो नैसर्गिक दृष्टि से संभव हो, जबकि भारतीय संसद के पास ऐसी शक्तियाँ सीमित हैं, क्योंकि भारतीय संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है और उन कानूनों का संविधान से असंगत होने पर उन्हें निरस्त भी कर सकता है। और ब्रिटेन का जो राज्याध्यक्ष होता है वो केवल ब्रिटेन के संसद द्वारा कानून को या अधिनियम को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए ही होता है। और ब्रिटेन की जो संसद होती है वो 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, कॉमन सभा जिसे भारत में लोकसभा कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे भारत में राज्यसभा कहा जाता है। इसके बाद जो ब्रिटेन की जो न्यायपालिका होती है सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त मानी जाती है, लेकिन अगर ब्रिटेन की संसद कोई कानून पास करती है उस समय इसके जो कार्यपालिका की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं और इसमें जो न्यायपालिका है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करती है, साथ ही साथ सकारात्मक विधि के अनुसार ही कार्य करती है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक योजना की तुलना की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका
में जो संविधान है एक संघात्मक व्यवस्था वाला संविधान है, अर्थात इसमें केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक शक्तियों के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है। यही समझौता भारत में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें भी हुआ है कि भारत में जो कई राज्य हैं और केंद्र के बीच समझौता हुआ है, उसमें कई राज्य हैं, उनके अलग अलग भाषाएं हैं, नस्ल है, और साथ ही साथ भारत कई धार्मिक विविधताओं वाला देश है। और यही स्थिति लगभग अमेरिका में भी है, अगर धर्म के मामलों को छोड़ दिया जाए तो। और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, अर्थात इसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है और अधिकतम केवल 2 बार ही चुना जा सकता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए चुना जाता है अगर उसकी सरकार बहुमत में बनी रही तो। और भारत के प्रधानमंत्री को 1 से अधिक बार कई बार चुना जा सकता है और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और भारत के जो प्रधानमंत्री है उसे केवल इस आधार पर हटाया जा सकता है जब उसका संसद अर्थात लोकसभा में बहुमत ना हो, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को जटिल महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है जिससे संभवतः इसे हटाना संभव नहीं होता है, अतः यह एक स्थिर सरकार को देता है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री जनता द्वारा केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है या राज्यसभा के सदस्य के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जब उसका संसद में उसके दल का बहुमत होता है तब उसे नेता चुन लिया जाता है और बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के सदस्यों से मंत्री चुनने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो विधायिका से अलग अर्थात अमेरिकी संसद से बाहर के सदस्यों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और जब चाहे हटा सकता है। और ये मंत्री होते हैं एक प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं किसी ना किसी क्षेत्र में, और ये मंत्री सहयोगी कम होते हैं, केवल राष्ट्रपति के सहायक मात्र होते हैं या ये कहिए कि केवल सेक्रेटरी मात्र होते हैं। इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति के जो मंत्री होते हैं उन्हें केवल व्हाइट हाउस का महल रक्षक ही कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वह भी 4 वर्षों के लिए चुना जाता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा महाअभियोग जब उस पर लगाया जाता है या अमेरिकी संसद द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति पर जब महाअभियोग लगाया जाता है और उसे हटाया जाता है या अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद अमेरिका का उपराष्ट्रपति ही बाकी के कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कब पूरा करता है। अभी वर्तमान में हाल ही में जो अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से सेना बुलाने के मुद्दे पर अमेरिका में काफ़ी विरोध हुआ और साथ ही साथ अमेरिका में जो उसे हानि हुई, जनहानि हुई, धनहानि हुई, उसके संदर्भ में वहाँ की जनता ने जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तत्कालीन वर्तमान में उनके विरुद्ध महाअभियोग लाने की बात कही। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी उठी कि जो उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जाए। और जो अमेरिकी जो न्यायपालिका है वो यथोचित विधि प्रक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है, साथ ही साथ प्राकृतिक विधि या नैसर्गिक विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था में जो न्याय व्यवस्था में जो न्यायाधीश होते हैं वो आजीवन रहते हैं, अर्थात उनकी नियुक्ति आजीवन रूप में की जाती है, जबकि भारत में जो न्यायाधीश होते हैं वो उच्च न्यायालय में 60 साल और सर्वोच्च न्यायालय में 62 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। लेकिन अब उच्च न्यायालय में 62 साल और सर्वोच्च न्यायालय में 65 साल तक जो न्यायाधीश होते हैं वो बने रहते हैं। उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। साथ ही साथ भारत में सुप्रीम कोर्ट को
न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। इसके बाद स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड की जो संवैधानिक योजना है वह जितने लोकतंत्रात्मक देश हैं विश्व में, उनमें सबसे अधिक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना में देखने को मिलती है। और इसमें जो राज्य होते हैं वो इकाइयों में बटे होते हैं और इसमें हर एक वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, जबकि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो नागरिकों के समूह होते हैं या सिविल सोसाइटी होती है उसके पास अधिकार बराबर मात्रा में बटे रहते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना विश्व में संभवतः अकेली संवैधानिक योजना है जिसमें बहुलवादी लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। और साथ ही साथ इसमें 2 विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता है पहल। इसमें नागरिक या नागरिकों का समूह किसी कानून के मसौदे को तैयार करता है और इस पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। साथ ही साथ इसमें दूसरी व्यवस्था है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता की राय शुमारी की जाती है या उनकी राय जानी जाती है और इन राय को या इस राय शुमारी से प्राप्त परिणामों को जो राजनीतिक या संसदीय व्यवस्था है स्विट्जरलैंड की उसमें लागू किया जाता है। इसके बाद फ्रांस की संवैधानिक योजना की बात की जाए, अगर भारत के साथ तुलना की जाए तो फ्रांस की संवैधानिक योजना एकात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात इसमें एक ही राष्ट्रीय सरकार है, जबकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। इसमें केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्यों की अपनी अलग अलग स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें हैं। इसके बाद इसमें दोहरी कार्यपालिका प्रणाली की व्यवस्था है, जबकि भारत में दोहरी कार्यपालिका प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं और उनका उपयोग संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार करता है। और जबकि जो फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के पास निश्चित शक्तियाँ होती हैं और दोनों एक दूसरे के संदर्भ में ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं तुम्हारी अपेक्षा या तुम्हारे पास शक्तियाँ कम है मेरी अपेक्षा। इसके बाद इसमें जो राष्ट्रपति जनता द्वारा, जो फ्रांस की शासन व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्यों, साथ ही साथ विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसमें जो फ्रांस में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है संसद के बहुमत द्वारा किया जाता है और यही व्यवस्था भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में है। इसके बाद जो फ्रांस में राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में संसद की शक्तियां बहुत ही कम है, जबकि भारत में संसद की शक्तियां राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में अधिक है। इसके बाद इसमें फ्रांस में एक विलक्षण व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर दोनों विभिन्न दलों के हो तो इसमें राजनीतिक गतिरोध का खतरा उत्पन्न हो जाता है, जबकि भारत में आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जिस दल का बनता है वह संभवतः सामान्यतः उसी दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए कोई राजनीतिक गतिरोध की बात यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। जबकि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ इतनी सीमित रखी गई हैं कि कोई भी राजनीतिक गतिरोध या किसी भी कानून के पास होने में सामान्यतः अड़चन ना आए। इसके बाद इसमें जो फ्रांस की जो संवैधानिक योजना है इसमें निर्वाचित पदों का संचय इस सिद्धांत को माना गया है। निर्वाचित पदों का संचय का अर्थ है कोई एक व्यक्ति एक से अधिक संवैधानिक पदों पर बना रह सकता है और अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करता है या जिम्मेदारी को पूरा करता है, जबकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति केवल एक ही पद को धारण कर सकता है। ये व्यक्ति या तो एमएलए हो सकता है या एमपी हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा का, या प्रधान हो सकता है या मेंबर हो सकता है किसी स्थानीय निकाय का, वो एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता है। तो इस स्थिति में ऐसा होता है जो निर्वाचित पदों के संचय की व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई एक व्यक्ति अगर उदाहरण के लिए नगर पालिका का मेयर बन जाता है फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था में और साथ ही साथ वो संसद का सदस्य बन जाता है, तो 2 पदों पर रहते हुए वो कभी कभी अपने क्षेत्रीय मुद्दों में इतना व्यस्त हो जाता है कि अगर संसद
के सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां वहन करने की बात आए तो वो काफ़ी हद तक लापरवाह हो जाता है। इसके बाद जर्मनी के संवैधानिक योजना की तुलना अगर की जाए भारतीय संवैधानिक योजना के साथ, तो जर्मनी में भी संसदीय शासन प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के अनुसार। जर्मनी में जो संसदीय शासन प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था थी भारत के जो संविधान है उससे पहले ही लागू की गई थी। वो ऐसा इसलिए किया गया था कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के समय में हिटलर ने संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां अपने में केंद्रित कर ली थी और साथ ही साथ वह एक प्रकार से अधिनायकवादी और तानाशाही की सरकार चला रहा था और इसके दुष्परिणाम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखा गया। ऐसे कटु अनुभवों को देखते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने विकेंद्रित शासन प्रणाली को अपनाया, अर्थात इसमें जो राजनीतिक या प्रशासनिक शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित ना होकर अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं में बटी रहती हैं, जिससे कोई अधिनायकवादी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसके बाद इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है भारतीय राष्ट्रपति की तरह, और इसमें जो वास्तविक शक्तियां चांसलर के पास होती हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के समतुल्य होता है। साथ ही साथ इसमें 2 वोट मतदान प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है जर्मनी की संवैधानिक व्यवस्था में, जबकि भारत में केवल एक व्यक्ति केवल एक मतदान ही कर सकता है। जर्मनी की संवैधानिक व्यवस्था में जो 2 वोट मतदान प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत पहला वोट स्थानीय जिले के सदस्य को निर्वाचित करने के लिए कोई व्यक्ति दे सकता है और दूसरा वोट अपनी पसंद के किसी दल को दूसरा वोट वह व्यक्ति दे सकता है। और साथ ही साथ इसमें रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की गई है जर्मनी के संविधान में। यह एक विलक्षण व्यवस्था है, इसमें राजनीतिक गतिरोध या राजनीतिक अस्थिरता की बात नहीं आती है। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत अगर चांसलर की सरकार अल्पमत में आ जाए या किसी कारणवश गिर जाए तो इसमें जो विपक्षी दल होता है वह रचनात्मक या वैकल्पिक जो सरकार होता है उसे बनाने का दावा पेश करता है। साथ ही साथ यह भी दावा करता है कि मेरे पास या मेरे दल के पास बहुमत है और इस बहुमत प्राप्त दल का नेता यह व्यक्ति है और इसे चांसलर चुना जाए। भारत में भी इस व्यवस्था को 1990 के दशक में लागू करने का प्रयास किया गया था सैद्धांतिक तौर पर, हालांकि ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि 1990 के दशक में जब कांग्रेस का पराभव हुआ उसके बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी, जिससे गठबंधन की सरकारें बनी और वह कुछ समय बाद ही गठबंधन सरकारें एक निश्चित कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही गिर गईं। तो इस संबंध में सबसे पहले तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात की थी जिसे रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का एक रूप कहा जा सकता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि जो गठबंधन के दल है वो एक राष्ट्रीय सरकार बनाए जिससे राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो और साथ ही साथ एक स्थायी सरकार का गठन हो सके। ठीक है।